अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आप न जानी बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र कराची वालों का, जो कि इलेक्ट्रिक की हरधर्मी के सबब शदीद अजियत से दो चार हैं। शदीद गर्मी में ना रात को चैन है और ना दिन में सुकून की सांसें मैसर हैं। घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया और शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां बिजली ना जा रही हो। बदतरीन लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा मरीज मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है बिजली तो आती नहीं मगर बिल डबल आ रहे हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। कराची का कौन सा इलाका ऐसा है जहां लोड शेडिंग नहीं हो रही? अमीरों का इलाका हो या गरीबों का, कराची के शहरी बिलबिला उठे हैं लोड शेडिंग के हाथों। मुख्तलिफ इलाकों में आवाम पर जो कुछ बीत रही है जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। दिन भर में 8 से 10 घंटा जाना, लाइट आ रहा है जा रहा, बस आधा घंटे के लिए आ रहा फिर चले जा रहा, फिर आधे घंटे के लिए आ रहा फिर चले जा रहा, बस इस तरीके चल रहा है सिस्टम। कोई टाइम नहीं है लाइट का, कभी भी जाती है कभी भी आ जाती है। और फिर बंडल के बिल हो गई। अब तो आप देख सकते, कोई कुंजा ही नहीं लगा सकता मेरे ख्याल से। तो कल रात 2 बजे से लाइट गई हुई है, सुबह 9:30 बजे लाइट आई है यहाँ पर शादमान की तरफ। बच्चा बहुत ज्यादा चिलमिलाकर होता है ना, तो साथ फिर बच्चे के लेकर होता है। एक चार्जर छोटा सा पंखा है उसको लगा देते, तो तू कहाँ तक उतना हवा देगा? बच्चे को ठंडा हवा चाहिए। 12 बजे आती है, 12 बजे के बाद आने के बाद 1 घंटा आती है लाइट, उसके बाद दोबारा जो है ना 2 बजे चले जाती है। क्या करें, बहुत परेशान है, रात भर सोते नहीं है, मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहे, आप इससे अंडा लगाएं, ये हाल हुआ है हमारा। बिजली तो हर 1 घंटे के बाद जाती है और आती है, जाती है और आती है। क्या वजह क्या है, कुछ बताते नहीं है वो बिजली वाले? कुछ भी नहीं बताते। जाते हैं तो बोलते हैं बाबा तुम्हारे इलाके में कुंडे बहुत हैं। भाई बंडल के बिल हो गए, सब कुछ हो गए, नए मीटर लग गए। बिल जितना आ रहा है उससे ज़्यादा तो बिजली आ नहीं रही है। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। कराची में औसतन 18 घंटे बिजली गायब रहती है, मगर सार्फिन को जो बिजली का बिल मिलता है वो लगता है शायद 25 घंटे बिजली दी गई। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची कोरोना का हॉटस्पॉट है, फिर भी बिजली की सूरत हाल खराब है। वजीर आजम और वजीर तवानाई क्यों नहीं जागते? सिंध असम्बली में खिताब करते हुए वजीर आला मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि इलेक्ट्रिक कभी तेल कभी गैस का रोना रोता है। PSO और सुई सर्दन कहते हैं सब अच्छा है। कहती है कि मुझे फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, PSO कहती है फर्नेस ऑयल हम दे रहे हैं, के इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस नहीं मिल रही, सुई सर्दन गैस कंपनी कहती है हमने गैस दे दी। ये तीनों इदारे फेडरल गवर्नमेंट के, वो क्यों खामोश बैठे हैं? वो क्यों सो रहे हैं? वो क्यों इस वक्त जब कहा गया था यस कराची इज अ हॉटस्पॉट, कराची में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, कराची में इस वक्त क्यों कराची के शहरियों के साथ ये कर रहे हैं? व्हाई डजंट द पावर मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम स्लीप? व्हाई डजंट द प्राइम मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम स्लीप? मैं बहुत सख्त मजम्मत करूंगा फेडरल गवर्नमेंट की। दिन हो या रात कराची वाले बिल बढ़ा रहे हैं, मगर मजाल है कि इलेक्ट्रिक को जरा भी रहम आ जाए। फर्नेस ऑयल और गैस की किल्लत का ढिठाई से झूठ बोला जा रहा है। बदतरीन लोड शेडिंग करने पर आवाम फट पड़े। विफाक से इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्ट्रिक वालों को तो बिल्कुल ही शर्म नहीं है कि कोई बीमार है, कोई मरीज है। आवाम क्या करेगी? आवाम क्या करे? आवाम लड़े, रोडों पे आए। यही लोग चाहते हैं कि हम लोग रोडों पे आए, मारे। क्या करें हम? रोडों पे आएंगे, डंडे लेके मारेंगे, इनकी गाड़ियां चलाएंगे, यही करेंगे। और क्या करेंगे हम? आप लोग भी तो साथ दो, इनको गरक करो, इनको दफन करो, इनको खत्म करो। इलेक्ट्रिक को वफाक को अपने अंडर में ले और इसको खत्म करे। इन्होंने जीना हराम कर दिया लोगों का। और यहाँ लोड शेडिंग के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली बहरान पर अगले 48 घंटों में काबू पा लिया जाएगा। ऐसा कहना है कि इलेक्ट्रिक के CEO मुनिस अब्दुल्ला अलवी का। उन्होंने गवर्नर सिंध से मुलाकात के दौरान इस बात की यकीन दहानी कराई है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल, यानी अगले 48 घंटे बस मुश्किल हैं कराची वालों के लिए, उसके बाद मामला दुरुस्त हो जाएंगे? देखिए, गवर्नर सिंध से मुलाकात में CEO मोनिस अब्दुल्ला ने यही यकीन दहानी कराई है। ताहम अभी 48 घंटे के बाद ही पता चलेगा कि इनके इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया है कि फर्नेस ऑयल की कमी है जिसकी वजह से बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और 24 घंटे में इसमें बेहतरी आएगी, क्योंकि गवर्नर सिंध ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वफाक इनको इजाफी फर्नेस ऑयल फराहम करेगा, जिसकी वजह से इनके जो 2 ग्रिड जो है वो बंद हैं, जिसकी वजह से ये सारा मामला हो रहा था। अब कहा गया है कि 48 घंटे बाद कराची वालों को जो ये गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही थी इस पर काबू पा लिया जाएगा और जो बेहतरी बिजली की फराहमी में काफी बेहतरी आएगी। इस बात की यकीन दहानी कराई है गवर्नर सिंध को
सीईओ इलेक्ट्रिक ने, क्योंकि गवर्नर सिंह ने काफी भ्रमी का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कराची वालों को इस तरह गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली फराहम ना करना सरासर नाइंसाफी है। जो भी हो सिंध को जो है वफाक जो है 500 मेगावाट मजीद जो है इजाफी बिजली फराहम कर सकता है, लेकिन सिस्टम में क्योंकि इनकी इतनी सख्त नहीं है कि इलेक्ट्रिक की वो उसे संभाल सके, इस वजह से तमाम तर मसाइल आ रहे हैं। ताहम जो है फर्नेस ऑयल उन्होंने कहा है कि वो इजाफी फराहम करेंगे, जिसके बाद ठीक है, खुदा करे कि यह दावा हकीकत में बदले। आप हमें अपडेट कर रहे हैं। लोड शेडिंग के सदाई कराची वालों के लिए यकीनी तौर पर अच्छी खबर होगी। बिजली बहरान पर अगले 48 घंटों में काबू पा लिया जाएगा, ऐसा कहना है कि इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अब्दुल्ला अलवी का। उन्होंने गवर्नर सिंह से मुलाकात की है और इसी मुलाकात के दौरान इस बात की यकीन दहानी उनकी जानिब से करवा दी गई है। अपडेट्स के लिए फैसल खान आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का के इलेक्ट्रिक को 30,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल फौरी तौर पर फराहम करने का फैसला। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का सिस्टम इस काबिल होता तो वफाक 500 मेगावाट इजाफी बिजली देने को भी तैयार था। कराची में जरूरत 3 घंटे की लोड शेडिंग की, मगर हो रही है 12-12 घंटे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से वजाहत मांग ली है। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। शहर कायद के बासियों की मदद के लिए विफाक फिर मैदान में। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर, लोड शेडिंग में कमी की उम्मीद बन गई। दीगर पावर प्लांट्स का 30,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल हुकूमत ने फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक को देने का फैसला जो कर लिया। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक वफाकी हुकूमत पहले ही 800 मेगावाट बिजली के इलेक्ट्रिक को दे रही है और मजीद 500 मेगावाट बिजली देने को भी तैयार है, लेकिन के इलेक्ट्रिक का सिस्टम इतना लोड उठाने की सलाहियत ही नहीं रखता। कंपनी ने सिस्टम की अपग्रेडेशन में सरमायाकारी की होती तो इजाफी बिजली की तरसील मुमकिन भी होती। उधर के इलेक्ट्रिक के ऑपरेशनल डाटा का जायजा लेकर नेपरा ने भी बड़ा सवाल उठा दिया। कहा कंपनी का औसत शॉर्टफॉल 400 मेगावाट है तो शहर में यौमिया लोड शेडिंग 3 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग समझ से बालातर करार। नेपरा ने इस पर के इलेक्ट्रिक से वजाहत भी मांग ली। अथॉरिटी ने मुल्क की दीगर तकसीमकार कंपनियों से भी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची में लोड शेडिंग से शहरियों के साथ साथ सनतकार भी परेशान हैं। कहते हैं लोड शेडिंग से पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो रही है। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची में गर्मी बढ़ी तो के इलेक्ट्रिक ने भी आवाम पर बिजली गिरानी शुरू कर दी। सनती इलाकों में भी न सिर्फ गैर एलानिया लोड शेडिंग बल्कि फर्नेस ऑयल के नाम पर कई घंटे बिजली की आंख मचोली जारी है। चेयरमैन काउंसिल ऑफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन जुबैर मोतीवाला कहते हैं बदतरीन लोड शेडिंग से मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। लोग भी परेशान हैं। आधा घंटा बिजली आती है, 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है, आधा घंटा चली जाती है। ये पोजीशन रहायशी इलाकों की है। इंडस्ट्री के अंदर 8-8 घंटे कंटिन्यूस कल रात को बिजली नहीं थी, तो हम इसको कैसे कोप अप करेंगे। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद हमाद पूनावाला ने कहा ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने मैं ना मानू की रट लगा रखी है। कभी फॉल्ट्स के नाम पर तो कभी ईंधन की अदम दस्तयाबी के नाम पर घंटों लोड शेडिंग की जा रही है। अशरफ खान, समा, कराची। मोदी सरकार ने मुसलमानों पर मजालिम की इंतहा कर दी। मोदी आम आदमी नहीं, इसकी सोच हिटलर की है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जिस तरह नाजियों ने कत्लेआम किया उसी तरह नरेंद्र मोदी कर रहा है। अब खामोश नहीं रहूंगा, कश्मीर के हालात से पूरी दुनिया को आगाह करूंगा। जो हिंदुस्तान और ख़ास तौर पे आरएसएस की इंतहा पसंद हिंदू इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत, जुल्म तो पहले भी कश्मीरियों पे हो रहा था, लेकिन जो इस हुकूमत ने जुल्म किया है, पैलेट गन से बच्चों की आंखें चली गई, जो हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी यही कर रहे हैं, मसीह बरादरी से भी यही कर रहे हैं, लेकिन असल में मुसलमानों को टारगेट करते हैं। आखिर में ये और भी सिखों के पीछे भी जाएंगे। कश्मीर के जो हालात हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह सारी दुनिया में मैं खुद लेके जाऊंगा। कोई ताकत इनको जो ये खौफ और हरासा फैला के, दहशत फैला के उनको डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, कोई ताकत उनके जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकती। कुछ कोरोना के बाद वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना का खतरा टला नहीं, लेकिन काफ़ी कम हुआ है। जून के आखिर तक 3 लाख केसेस की तवक्को कर रहे थे, मगर अब 2.25 लाख केसेस नजर आ रहे हैं। सेहत का शोबा मफलूज नहीं होगा, लोग एहतियाती हिदायत पर अमल करें, इस सूरत हाल से जल्द निकल आएंगे। टेस्ट हमें लग रहे थे, जो केसेस 3 लाख तक पहुंचने का खदशा लग रहा था, वो 2.25 लाख तक बात पहुंच रही है।
तकरीबन 2 हफ्ते ऐसे आए थे कि बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा था। आपको पता है कि उसके साथ ही हमने ये भी फैसला किया था कि वफाकी हुकूमत बराह रास्त मुल्क के अंदर जून के आखिर तक 1000 से ज़्यादा ऑक्सीजन वाले बेड्स का इजाफा करेगी, मुख्तलिफ सूबों के साथ मिल के उनकी मदद करके, और जुलाई के आखिर तक 2000 से ज़्यादा बेड्स का इजाफा किया जाएगा। तो मुझे खुशी है उसके ऊपर तेज़ी से अमल भी हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला 1000 से ज़्यादा बेड्स ऐड हो जाएंगे। तो एक तरफ तो जो कैपेसिटी है, हमारे सलाहियत है सेहत के निज़ाम की, उसमें इजाफा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये हिफाजती तदाबीर और जो इक़दामात हैं, इंतज़ामी इक़दामात हैं, उनसे ये सूरत हाल अल्लाह के फजल से ऐसी हमें नहीं नज़र आ रही कि हमें सेहत का निज़ाम मफलूज होता हुआ नज़र आए। मेरा तो मशवरा यही था कि लॉकडाउन होना चाहिए, मगर वज़ीर आज़म साहब इस हक में नहीं थे। ये कहना था वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में वो काफ़ी तनकीद की जद में भी रहे। कि कल उन्होंने कहा कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर से पूछा और फिर एग्री किया, लेकिन हैरत इस बात की 22 मार्च 2020 की बात है, जब हमारी मीटिंग हो रही थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। आज कह रहे हैं कि हमने 13 मार्च से लॉकडाउन कर दिया था। 22 मार्च की तकरीर उठा लें, जब हम मिल रहे थे उधर चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और उस दिन रात को एक टीवी एंकर ने मेरे उस पर प्रोग्राम कर दिया कि जी सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर डिफाई कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो मैंने फिर उनसे बात की थी और उन्होंने अगले दिन मुझे अपने शो पे लिया था और वो क्लैरिफिकेशन भी मैंने दी थी। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के दूसरे मरहले में सख्ती से अमल दरामद जारी है। मखसूस इलाकों में रुकावटों के बायस दफातर जाने वालों और राहगीरों को दुश्वारी का सामना है। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। 7 मखसूस इलाकों में लॉकडाउन, दूसरे रोज ही शहरी तंग आ गए। गुलबर्ग, फैसल टाउन, इकबाल टाउन, मॉडल टाउन समेत तमाम सीलशुदा इलाकों में नाकों पर शहरियों और पुलिस के दरमियान नोक झोंक होती रही। सील होने वाले इलाकों की अहम शाहराहें भी बंद कर दी गयीं, जिससे राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आने के लिए न जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, इधर से भी परेशान हो के हम आए, इतना लंबर चक्का काट के। लॉकडाउन का क्या फायदा है? रास्ते बंद होने के बायस बाज लोग अपने दफातर भी ना पहुंच सके। गाड़ियां वाले गुजर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले, रक्शे वालों को ये रोक रहे हैं, तो इसकी क्या वजह? ये मास्क वगैरह भी हर चीज की हम केयर कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा है कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करे, मास्क लगा के रखे, समाजी फासला रखे, वही कर रहे हैं भाई। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन शहरियों की हिफाजत के लिए है। शहरी नाकों पर खड़े एहलकारों से बहसो तकरार से गुरेज करें। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और पेशावर का बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबा मजीद 3 माह ताखीर का शिकार हो गया। वज़ीर आला ने लॉकडाउन की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को मजीद 3 माह की मोहलत दे दी है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे फयाज अहमद से। फयाज, जो अपोजिशन की जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती रही है इस मामले पर, ये मौक़िफ़ मान लिया जाएगा वो अपोजिशन की जानिब से? देखें, इससे पहले भी बीआरटी की तकमील के लिए तारीखें दी गई और इस बार भी जून दिया गया था, लेकिन अब जो दस्तावेज़ात हमने हासिल किए उसमें साफ बताया गया है कंट्रैक्टर की जानिब से कि 3 माह की मजीद मोहलत दी जाए, चूँकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी उनको मोहलत दे दी है 3 माह की, और इस 3 महीनों के अंदर वर्क प्लान चेंज करने की हिदायत की है और बताया गया है कि 3 महीनों के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना चाहिए। तो दस्तावेज़ात में कंट्रैक्टर ने जो वजूहात थी वो भी बयान की हैं और साथ साथ डिले होने के जो वजूहात थी और जो उनको मसाइल थे, मुश्किलात थी, उस हवाले से भी बताया गया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से टाइम तो दिया गया है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि जो साबिक वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के परवेज़ खटक, उसके बाद मौजूदा वज़ीर आला महमूद खान और जितने भी जो बल्दियात के वज़रा हैं उन्होंने भी तारीखें दी हैं और शौकत रज़वी साहब ने भी इस पर तारीख दी थी। बिल्कुल फयाज, हमने देखा था कि इससे फ्लैगशिप मंसूबा करार दे रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। साथ ही रहिएगा, ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक आफाक, ये प्रोजेक्ट ना हो गया, शैतान की आंत हो गया और इस वक्त हम देख रहे हैं कि अब तक इस तकमील से काफ़ी दूर है। ये क्या बताएंगे आप, जो वजह पेश की जा रही है वजह वही है या मामला कुछ और है? देखिए, मामला तो यही है ना कि ठेकेदार जो ना वो बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मजीद टाइम दिया जाए, मुझे मजीद टाइम दिया जाए, उसकी वजह से इसमें ताखीर आ रही है। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि अभी तो वो जो प्लाजे बन रहे थे और वहाँ पे जो बस स्टैंड में जो ना वो बहुत ज्यादा काम बाकी है, टर्मिनल का पे तो काम हो गया, चले ठीक है, बस स्टेशन जो ना तैयार हो गए, लेकिन अभी तक जो ना ये सिलसिला मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल से 1 साल जो ना ये बीआरटी जो ना ये कम्प्लीट हो सकती है।
क्योंकि फंड भी रुके हुए हैं। फिर आगे जो कॉन्ट्रैक्टर ने सब कॉन्ट्रैक्टर को काम दिए हुए थे उन्होंने काम रोका हुआ है। तो इस सूरत हाल में जो ना फिर कोरोना की वबा ऊपर से आ गई थी, तो ये इनके पास बहाने तो है और मैं यही कहेंगे कि ये इसमें मजीद ताखीर हो रही है और मजीद ताखीर होती जाएगी। और अभी तो परसों उत्तर जो ना जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर थे उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कह दिया था कि हम तो बड़े खुशकिस्मत है कि हमने 1 साल पहले जो इसको मुकम्मल कर लिया था, इसको तो 2021 में मुकम्मल होना। बिल्कुल तारिक, जो आप पहलू बता रहे हैं यकीन तौर पर वो अहम है, लेकिन ताखीर की वजह क्या है? कौन से ऐसे मामलात है जो बड़ी रुकावट बन रहे हैं इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने में? देखिए अभी तो इस वक्त फंड जो ना फंड की फराहमी का भी एक मसला है। अभी तो ये इतलात भी है कि तकरीबन 9 अरब रुपए उन्होंने मजीद कर्जा लेना है इस प्रोजेक्ट के लिए, और वो भी जो है एशियाई तरक्याती बैंक से ये कर्जा लेंगे। इसके अलावा जो ठेकेदार था, ठेकेदार की वजह से सबसे ज्यादा ताखीर हो रही है। ठेकेदार वो मिला है, कुछ हुकूमती एहलकार उनके साथ मिले हुए हैं, उनके बिल जो है ना पास किए जा रहे हैं, लेकिन काम जो नामूली काम वो बिल्कुल रुका हुआ है। ट्रैक बन गया, स्टेशन जो है आपके बन गया है, टेस्ट टू से सर्विस हो रही है, लेकिन सिर्फ ये ट्रैक बनना तो नहीं था ना, बीआरटी सिर्फ ट्रैक बनना तो नहीं था ना, बीआरटी तो मुकम्मल पैकेज था। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुकम्मल पैकेज की तकमील जो है ना इस साल जो है ना मुझे कंप्लीट हुई। ठीक है, यानी जो मामलात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं अगले 3 माह भी मुश्किल लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए। फयाज अहमद और तारिक आफाक, आप दोनों इस मामले पर हमें आगाह कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। साबिक अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता कुछ दिनों से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी ज़िंदगी पर डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट में। दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में आँख खोलने वाले सैयद मुनव्वर हसन बचपन से ही तलखियाँ झेलने के आदी हो चुके थे। 1941 में पैदा होने वाले मुनव्वर हसन ने क़याम पाकिस्तान के वक्त दिल्ली से लाहौर और फिर कराची का सफ़र किया। इस खूनाशाम सफ़र में सैयद मुनव्वर हसन ने अपने सीने पर तमग़े हिजरत भी सजाया। जैकब लाइन के एक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल करने वाले मुनव्वर हसन ने 1963 और 1966 में जामिया कराची से इमरानियात और इस्लामियात में MA किया। नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से तलबा सियासत का आगाज किया, फिर इस्लामी जमीयत तलबा के हरावल दस्ते में शामिल हो गए। बर्जस्तगी और शुस्ता तकरीर में उनका कोई मद्दे मुकाबिल न था। कॉलेज मैगजीन के एडिटर और बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी भी रहे। 27 दिसंबर 1964 के सालाना इज्तिमा में उन्हें इस्लामी जमीयत तलबा का नाज़िम आला मुंतखब किया गया। 1968 में जमात इस्लामी पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। कराची के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और नायब अमीर रहे। मरकजी मजलिस शूरा और मजलिस आमला के भी रुकन मुंतखब हुए। 1977 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमीलुद्दीन आली का मुकाबला किया और कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मुल्क भर में सबसे ज्यादा वोट लेने का एजाज भी उन्हीं को हासिल हुआ। 1977 में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा को कराची में मुनज़्ज़म किया। इस्लामिक रिसर्च अकेडमी कराची के डायरेक्टर भी रहे। उनकी निगरानी में इस अकेडमी ने 70 से ज़्यादा इल्मी कुतुब शाया की। 1989 से 91 तक कराची के अमीर रहे। सन 92 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बना दिए गए। सैयद मुनव्वर हसन 2009 में भारी अक्सरियत से जमात इस्लामी के चौथे अमीर मुकर्रर हुए और 2014 तक इस मनसब पर फाइज रहे। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा कल नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड और तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में की जाएगी। मुनव्वर हसन का जस्द खाकी ज़ियाउद्दीन अस्पताल के सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी जस्द खाकी जो है वो इस वक्त जो ज़ियाउद्दीन अस्पताल है नाज़िमाबाद के उसके सरखाने में मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनसे हम बात करेंगे। हाफिज़ नईम साहब, एक बहुत बड़ा खला है यकीनन जमात इस्लामी के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए, क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयद मुनव्वर हसन वाकई एक अजीम शख्सियत थे और इन्होंने अपनी जवानी से तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक, जब तक उनको होश आवाज़ था, उन्होंने जो है वो दीन की खिदमत की, इंसानियत की खिदमत की। दीन के गलबे की तहरीक के वो सरखेल थे। उनके गहरे असरात हैं हमारे पूरे समाज पर, हमारी इस्लामी तहरीकों पर। बुनियादी बात यही है कि वो एक नज़रियाती कारकुन के तौर पर उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस रास्ते में लगा दी कि इस्लाम को बहैसियत निज़ाम के कायम किया जाए। हमारे साथ जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान मौजूद थे। जमात इस्लामी के साबिक अमीर मुनव्वर हसन की रिहाइशगाह है, वहाँ पर जो सियासी शख्सियात हैं, उसके अलावा उनके कारकुनान में बड़ी तादाद में उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैयद मुनव्वर हसन का इंतकाल सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, पूरे मुल्क और कौम का नुकसान है। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की समा से गुफ्तगू, कहा मुनव्वर हसन दीन से बेपनाह मोहब्बत करने वाले नडर इंसान थे।
हकीकत में ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा नुकसान है। एक बहुत ही अजीम इंसान, एक बहुत ही अल्लाह वाला बंदा और अल्लाह के दीन से बेपनाह मोहब्बत रखने वाला और इस पाकिस्तान में अल्लाह के दीन के गलबे की जद्दोजहद करने वाले शख्सियत सैयद मुनव्वर हसन ने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की, नौजवानों की तरबियत की, ज़हन साजी की, लोगों के इखलाक को संवारा और जुर्रत और इस्तकामत से हक के रास्ते पे खड़े रहे, खुद भी रहे और अपने साथियों को भी खड़ा रखा। और हकीकत ये है कि ये सिर्फ जमात इस्लामी का ही नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान के तमाम दीनी तबकों का पूरे मजमूई तौर पर पूरे मुल्क व मिल्लत का एक बड़ा नुकसान है। बराह रास्त आप चलेंगे। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं और उसमें केबिन क्रू 119 लोग, कॉकपिट क्रू 16 लोग, इंजीनियरिंग से तल्लक रखने वाले 98 लोग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के 415 लोग, टोटल 648 लोग। तो ये जेली डिग्रियों वाला सिलसिला पिछले चीफ जस्टिस के सुओ मोटो, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। तो फिर जब पायलट्स के लाइसेंसिंग की स्क्रूटनी शुरू की गई तो मैं पायलट्स की तादाद भी बताता हूं कि टोटल कमर्शियल पायलट्स जो पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं वो 753 हैं जो सर्व कर रहे हैं और पाकिस्तानी पायलट्स जो फॉरेन एयरलाइंस में सर्व कर रहे हैं वो 107 हैं, टोटल 860 हो गए। अब पाकिस्तानी एयरलाइन में जो पायलट्स काम कर रहे हैं, PIA में 450 पायलट्स काम कर रहे हैं, 450। एयर ब्लू में 87 पायलट्स काम कर रहे हैं, सरीन एयर में 47 पायलट्स काम कर रहे हैं, एक्स शाहीन एयरलाइन में 68 पायलट्स थे और मुख्तलिफ एयरलाइंस में, चार्टर एयर फ्लाइट्स में, प्राइवेट एयरलाइंस में, फ्लाइंग क्लब्स में 101 के लगभग पायलट्स काम कर रहे हैं और टोटल उनकी तादाद 753 है। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं, जिनमें से PIA के 141 हैं। एयर ब्लू के 9 पायलट्स हैं, 10 पायलट्स सरीन एयर के हैं, एक्स शाहीन के 17 हैं और अदर्स वो 85, तो ये टोटल 262 हो जाते हैं। अब इन पायलट्स पे ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। अब इनके मैं नंबर्स दे रहा हूं। 121 पायलट्स ऐसे हैं जिनके फॉरेंसिक इंक्वायरी के तहत पता चला है कि एक पेपर बोगस था कि उनकी जगह, ये मैं ब्रेकअप दे रहा हूं कि किसी ने बैठ के पेपर दिया। 2 बोगस पेपरों वाले 39 पायलट, 3 बोगस पेपर वाले 21 पायलट, 4 बोगस पेपर वाले 15 पायलट, 5 बोगस पेपर वाले फिर 11 पायलट, 6 बोगस पेपर वाले फिर 11 पायलट, 7 बोगस पेपर वाले 10 पायलट और 8 बोगस पेपर वाले 34 पायलट। टोटल 8 हैं पेपर्स और 8 के 8 जिसके बोगस हैं, जिनकी जगह किसी प्रॉक्सी ने बैठ के पेपर दिए, वो 34 हैं। तो इस तरह टोटल बन जाते हैं 262। फिर टाइप ऑफ लाइसेंसेस भी होते हैं। एक को CPL कहा जाता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, और दूसरे को ATPL कहा जाता है, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। तो CPL 109 है और ATPL 153 है। अब ये सारे मशकूक लाइसेंसों वाले, सस्पेक्टेड, इनकी लिस्टें हमने तमाम मुतलका अदारों को, ये लेटर मेरे सामने मौजूद है,
कि सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA कराची को लेटर लिखा गया और साथ लिस्ट लगाई गई 141 लोगों की। ये लिस्टें मेरे पास मौजूद हैं जो अब वेब पे अवेलेबल हैं। 141 पायलट्स की लिस्ट, जो CA का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी दे दिया, जो PIA का ID नंबर है वो भी दे दिया, उनका लाइसेंस ATPL था या CPL था वो भी दे दिया, या इसके अलावा उनकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन थी तो वो भी उन्हें मुतल्ला कर दिया। तो 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई कि इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाज़त नहीं है और ना इजाज़त दी जाए। तो ये PIA को भी लेटर लिख दिया गया और लिस्ट भिजवा दी गई। इसी तरह एयर ब्लू को भी, जो उसके 9 पायलट्स हैं, वो उससे डिफर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे रिकॉर्ड में 9 पायलट्स की लिस्ट ATPL है या CPL है, उन्हें भी लेटर के साथ हमने लिस्ट भिजवा दी कि ये 9 पायलट्स आपके सस्पेक्टेड हैं, इनके क्रीडेंशियल्स मशकूक हैं, इनसे फ्लाइंग न करवाई जाए। इसके बाद हमने सरीन एयर को भी, जो 10 पायलट्स हैं, सरीन एयर को भी हमने लिस्ट और लेटर जारी कर दी है कि ये 10 पायलट्स के क्रेडेंशियल्स मशकूक हैं, लाइसेंसेस मशकूक हैं, इस पे फ्रांसिक इंक्वायरी हो चुकी है, फर्दर इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स जारी हैं, तो इन्हें फ्लाइंग की इजाज़त न दी जाए। तो ये जो रिमेनिंग 100 कुछ बचता है, जो डिफरेंट क्लब्स के साथ है, चार्टर फ्लाइट्स में, प्राइवेट फ्लाइट्स में या फॉरेन एयरलाइंस में, वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे उनके नाम भी डाउनलोड कर दिए गए हैं और अभी छांटी की जा रही है कि उन्हें ढूंढा जा रहा है कि किस किस एयरलाइन में वो काम कर रहे हैं, उन्हें भी बाकायदा इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन अपनी वेबसाइट पे हमने उन 100 कुछ लोगों के नाम भी, नंबर भी और वो पूरी लिस्ट डाल दी है कि ये इन लोगों के क्रेडेंशियल जो हैं वो क्रेडिबल नहीं है, वो मशकूक हैं, ये अंडर क्वेश्चन है, इनकी फ्रांसिक इंक्वायरी हो चुकी है, इनकी मजीद इंक्वायरीज जारी हैं। और सिर्फ ये नहीं किया, साथ ही साथ जो हमारे लोग इन्वॉल्व थे, सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लोग, 5 लोगों के सस्पेंशन लेटर मेरे हाथ में, मेरे सामने। इन 5 लोगों के, जिनमें से मैं नाम भी लिए देता हूं, आसिफुल हक सीनियर जॉइंट डायरेक्टर लाइसेंसिंग, फैसल मंसूर अंसारी सीनियर जॉइंट डायरेक्टर लाइसेंसिंग, अब्दुल रईस सीनियर सुपरिटेंडेंट HR, जी अब्दुल रईस, खालिद जवेद असिस्टेंट ग्रेड 2 एडमन और सैयद अदील आफ्ताब ग्रेड 2 एडमन, असिस्टेंट ग्रेड 2 एडमन। ये 5 लोगों की सस्पेंशन, उनके खिलाफ इंक्वायरी और अपने लॉ डिपार्टमेंट से ये भी कंसल्ट कर रहे हैं कि साथ ही साथ इनके खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरीज भी FIA को मशवरा करके लिख रहे हैं कि क्रिमिनल इंक्वायरीज भी शुरू की जाएं कि ये लोग उसमें मुलव्वस थे। इसके अलावा हमारे कुछ IT के लोग भी मुलव्वस, उनकी भी छांटबीन की जा रही है कि वो जितने लोग एविएशन डिवीजन, कल रात भी सारी रात इन्होंने ये काम किया और उनकी जिम्मेदारी लगाई गई। इसके अलावा कुछ 3-4 लोग आउटसाइडर्स हैं, मुतलका अदारों को उनके नाम भी दे दिए गए हैं जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के एम्प्लॉय नहीं हैं, आउटसाइडर्स हैं।
उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई होगी। और इसके अलावा 28 ऐसे पायलट्स हैं जिनकी तमाम इंक्वायरीज मुकम्मल हो चुकी। शोकास उन्हें दे दिया गया था, फिर उनकी चार्जशीट भी हो गई, उनकी पर्सनल हियरिंग भी हो गई। उन 28 में से 9 पायलट्स ने कन्फेस भी कर लिया। अब उनके लाइसेंसेस की कैंसलेशन इशूइंग अथॉरिटी तो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, लेकिन टर्मिनेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है। तो लिहाजा उसकी मंजूरी हमें फेडरल कैबिनेट से लेनी होगी। उन 28 केसेस को हम कह सकते हैं कि वो फेक लाइसेंसेस कंफर्म, जिनकी तमाम इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। और ये जो लिस्टें मैंने दी हैं, इन्हें मशकूक के इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, अभी फाइनल नहीं हुई। नामों में कमी भी हो सकती है, पेशी भी हो, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन अब तक की हमारे पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, ये एक्शन था जो आपको बताना मकसूद था। और ये भी बताना ज़रूरी था कि ये सब कुछ 2018 से पहले हुआ। 2010 से लेके 2018 वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि PIA में इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।